हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आपको मेरे प्रीवियस वीडियो पसंद आए होंगे। अभी मैं एक टॉपिक लेके आई हुई है नर्सिंग एडवांस का, नर्सिंग थ्योरीज, जो कि बहुत सारी होती है और हमें कन्फ्यूजन होता है कि किस थ्योरी में क्या है। तो अभी मैं आपका टॉपिक यहाँ पर क्लियर करती हूँ। हम नर्सिंग थ्योरीज पढ़ने के पहले हमें देखना है कि कंसेप्ट इन नर्सिंग थ्योरीज, कि नर्सिंग थ्योरी डिज़ाइन जो की गई है वो किस बेस पे की गई, उसमें 4 बेसिक कंसेप्ट कौन कौन से हैं। ये जो कंसेप्ट इन नर्सिंग थ्योरी है, जिसे हम बोलते हैं पैराडाइम, ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसके बेस पर नर्सिंग थ्योरीज डिसाइड की जाती हैं। तो इसमें फर्स्ट है पर्सन, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग। पर्सन में क्या होता है कि हम पर्सन की फिजिकली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली एंड सोशियो कल्चर जो फैक्टर होते हैं उन्हें देखते हैं, जो पर्सन को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो गुड वे में हो चाहे बैड वे में हो, है ना। तो हम पर्सन की स्पिरिचुअली, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर को स्टडी करते हैं, देखते हैं। देन हो गया एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जिसका पर्सन की हेल्थ पर क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। देन नेक्स्ट है हेल्थ में भी होता है वेलनेस और इलनेस होती है। पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली या एनवायरनमेंट किसी भी फैक्टर से अगर वो डिस्टर्ब है, वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो पेशेंट क्या होगा, इल होगा, है ना। अगर इससे बेटर रिजल्ट, अगर बेटर इम्पैक्ट हो रहा है तो पर्सन क्या होगा, वेल फील करेगा, इट मीन्स वो हेल्दी होगा। अगर इलनेस है तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, नर्सिंग केयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें जो 4 बेसिक कंसेप्ट है, पर्सन, एनवायरनमेंट, हेल्थ और नर्सिंग। अब इन्हीं के बेस पर हम नर्सिंग थ्योरीज स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी नर्सिंग थ्योरीज कौन से साइंटिस्ट ने कब दी थी, वो एक हम फ्रेमवर्क में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। हाँ, तो हमारी फर्स्ट थ्योरी है जिसमें हम साइंटिस्ट नेम, कौन से ईयर में कौन सी थ्योरी दी थी, थ्योरी का नेम और ब्रीफ नॉलेज या हम उसका कॉन्सेप्चुअल मॉडल स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल में 1860 में एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि हेल्थ विद 5 एनवायरमेंटल फैक्टर, हमारी हेल्थ है वो इन 5 एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करती है। अब एनवायरमेंटल फैक्टर में जैसे फर्स्ट हो गया प्योर एयर, प्योर वाटर, क्लीनलीनेस, सनलाइट और इफ़िशिएंट ड्रेनेज। एक पर्सन को अगर हेल्दी रहना है, हेल्दी है पर्सन, तो उसके लिए क्या होता है कि एनवायरनमेंट के 5 फैक्टर अगर अवेलेबल हैं, अगर गुड वे में है, अगर पर्सन को मिल रहे हैं, तो इट विल बी बिकम हेल्दी, ठीक है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1860 में कौन सी थ्योरी दी थी, एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी, जिसमें मेनली 5 फैक्टर है। सेंटर में एनवायरनमेंट है, एयर, वाटर, क्लीनलीनेस, सनलाइट एंड इफिशिएंट ड्रेनेज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे, पेपेल्यू हिलगार्ड की 1952 में उन्होंने थ्योरी दी थी, थेरेप्यूटिक इंटरपर्सनल थ्योरी और साइकोडायनामिक थ्योरी दी थी उन्होंने। तो उन्होंने, उनका कहना था कि पेशेंट वैल्यू और नर्स वैल्यू होती है, जिसमें पेशेंट की अपने कल्चर, वैल्यूज़, रेस, बिलीफ, एक्सपेक्टेशन, कस्टम्स वगैरह होते हैं, और सेम उसी टाइप से नर्स का भी अपना एक अलग कल्चर, वैल्यूज़, रेस, बिलीव्स और एक्सपेक्टेशन होती है। इन दोनों की डिफरेंट होती है, दोनों ही अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से होते हैं। फिर अब क्या होता है, नर्स पेशेंट रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होता है, जो ओरिएंटेशन फेज, आइडेंटिफिकेशन फेज, एक्सप्लॉयटेशन फेज और रिजोल्यूशन फेज होता है। तो ओरिएंटेशन फेज में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि क्लाइंट मीट विद द नर्स, क्लाइंट मीट विद द नर्स, नर्स से मीट करता है, दोनों एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट अपने बारे में नर्स को बताता है, ठीक है। और उससे, उसके बेस पर क्या करती है नर्स, उसकी पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। देन आइडेंटिफिकेशन फेज, आइडेंटिफिकेशन फेज में क्या होता है कि क्लाइंट वर्क इंटरडिपेंडेंटली ऑन नर्स, ठीक है। क्लाइंट क्या करता है कि पेशेंट को पे डिपेंड होता है कि के ऊपर डिपेंड होता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, फिजिकल जो प्रॉब्लम है या मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होता है, वो नर्स के साथ शेयर करता है, ओपन करता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि उसके उसके अंदर जो डर है, ठीक है, या जो जो चीज़, जो कंसेप्ट है, जो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस है, वो क्या होता है अपना नर्स के साथ शेयर करता है। तो फिर उसके बाद आता है एक्सप्लॉयटेशन फेज। एक्सप्लॉयटेशन फेज में क्या होता है कि नर्स उसकी प्रॉब्लम को समझ गई है कि उसे उस पर कैसे डील करना है, कैसे वर्क करना है। तो उसके लिए क्या करती है कि वो उसके अपने को वर्कर के साथ उनकी हेल्प से क्या करते हैं कि पेशेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है, जिसमें पेशेंट थोड़ा अपने आप में गुड और बेटर, धीरे धीरे बेटर महसूस करने लगता है। और इस रिजोल्यूशन फेज में क्या होता है कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उससे वो क्या हो जाती है, उसकी प्रॉब्लम वो रिजॉल्व हो जाती है,
है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये एक सेपरेशन फेज होता है जिसमें नर्स और पेशेंट दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है, नर्स उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। देन क्या होता है कि पेशेंट और नर्स का ये सेपरेशन फेज होता है और जो पेशेंट की प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो जाती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन फेज। नेक्स्ट थर्ड थ्योरी है हैंडरसन, जिनका पूरा नाम है वर्जीनिया हैंडरसन ने 1955 में नीड थ्योरी दी थी। इम्फेसिस बेसिक नीड एंड हाउ कैन नर्स असिस्ट इन गेट नीड, कि इसकी पर्सन की कोई भी पर्सन होता है उसकी 14 नीड्स होती है और कभी कभी 14 फीट नहीं हो पाती है तो उसमें नर्स उसको असिस्ट करती है, हेल्प करती है कि वो 14 नीड्स को कैसे असिस्ट कर सके। तो इसमें हम देखेंगे टोटल 14 नीड्स हैं। 14 नीड्स में फर्स्ट हो गई ब्रीथ नॉर्मली, एज वी ऑल नो ब्रीदिंग हो गया हमारा बेसिक नीड, जैसे ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेटली, एलिमिनेशन, मूव एंड पोस्चर डिज़ायरेबल, स्लीप एंड रेस्ट, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, जैसे मान लो कभी ठंड लग रही है या कभी गर्मी है तो उसके अकॉर्डिंग पर्सन क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि ये एक उसकी नीड है। सिलेक्ट क्लोथ एंड ड्रेस अनड्रेस, उसका अपनी खुद की चॉइस है कि उसे क्लोथ पहनना है, पसंद नापसंद के अकॉर्डिंग वो अपने कपड़े पहन सकता है। कीप बॉडी क्लीन एंड वेल ग्रूम, अवॉइड डेंजर इन एनवायरनमेंट, कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस इमोशन नीड एंड फियर। हर कोई पर्सन कम्युनिकेट करता है जिससे थोड़ा सा उसे रिलैक्स मिलता है, उसकी प्रॉब्लम्स होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, फीलिंग नीड सबको एक्सप्रेस करता है, कम्युनिकेट करता है, ये भी एक उस पर्सन की नीड होती है। देन नेक्स्ट है वर्कशिप अकॉर्डिंग टू वंस फेथ। अब जिस हर एक का अपना एक ऑन रिलीजियस होता है, उसमें हर एक की अपनी बिलीव होती है, ठीक है। वर्क इन सच ए वे दैट देयर इज ए सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, और जब वो कहीं वर्क करता है तो उसे एक वर्क सेटिस्फेक्शन भी होना एक उसकी एक नीड होती है। प्ले एंड पार्टिसिपेट इन रिक्रिएशन, रिक्रिएशन भी एक नीड होती है। लर्न डिस्कवर एंड सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी, अगर कोई पर्सन क्यूरियस है तो उसके लिए वो नया नया चीज़ें लर्न करता है, डिस्कवर करता है, ठीक है, तो जिससे वो और क्या होता है, सेटिस्फाइड करता है अपनी क्यूरियोसिटी से। तो ये भी एक पर्सन की 14 नीड्स कंप्लीट होती है। देन हम देखेंगे फ़ैये अब्दुल्ला ने 1960 में 21 नीड प्रॉब्लम थ्योरी दी थी। उन्हें लगता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं टोटल 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स थ्योरी हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे नर्सिंग केयर हो गई, एक पेशेंट को फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, इमोशनली और सोशली उसकी इन एस्पेक्ट्स में 21 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसमें नर्सिंग केयर के थ्रू पेशेंट को एज वेल एज पेशेंट की फैमिली को भी ये डिलीवर की जाती हैं, ठीक है। डिलीवर मतलब फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, सोशली उनको हेल्प की जाती है, ठीक है। तो जो 21 प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, देखा गया कि जैसे फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, सोशली, तो उसमें पेशेंट के साथ साथ फैमिली मेम्बर्स की भी को भी ध्यान में रखा जाता है। ये हो गया फ़ैये अब्दुल्ला ने दी थी। देन नेक्स्ट है डोरोथिया ओरेम ने 1971 में एक थ्योरी दी थी। ये थ्योरी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारी इंपॉर्टेंट है, पर ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। डोरोथिया ओरेम 1971 में उन्होंने सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी थी। इसमें क्या होता है, नर्सिंग केयर नेसेसरी व्हेन पेशेंट इज़ अनेबल टू परफॉर्म सेल्फ केयर, ठीक है, कि पर्सन सेल्फ केयर करने में एबल नहीं है, नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि नर्सिंग केयर की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक जैसे पेशेंट सेल्फ केयर में जैसे बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशल उसकी जो नीड है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो अब हम देखेंगे कि फोकस ऑन ईच इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर, कि नर्स का एक मेन मोटो यही होता है कि हर कोई पेशेंट अपनी सेल्फ केयर खुद से परफॉर्म कर सके। तो इसके लिए एक मॉडल हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट है सेल्फ केयर, सेकेंड है सेल्फ केयर एजेंसी, सेल्फ केयर डिमांड, डेफिसिट एंड नर्सिंग एजेंसी। अब इसको हम समझते हैं। सेल्फ केयर क्या होता है कि पर्सन अपनी सेल्फ केयर कर सकता है। सेल्फ केयर एजेंसी लाइक उसकी कैपेसिटी कितनी है, लाइक जैसे उसकी एज हो गया, जेंडर हो गया, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, उसके पास कितना पावर है कि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वो सॉल्व कर सकें। देन है सेल्फ केयर डिमांड, जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम आई, कोई सिचुएशन बनी, तो वो उसमें खुद को कितना, किस लेवल पे जाके वो खुद को संभाल सकता है, खुद की केयर कर सकता है।
तो अगर उसको ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है, इट मीन्स उसकी डिमांड ज़्यादा है सेल्फ केयर के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है, बट फिर भी वो नहीं कर पा रहा है, डेफिसिट है अपनी सेल्फ केयर करने में, तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी? नर्सिंग एजेंसीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो डोरेथिया ऑरम ने 1971 में सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी थी, जिनका फोकस ऑन ईच इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर। अब सेल्फ केयर एजेंसी, सेल्फ केयर डिमांड, डेफिसिट एंड नर्सिंग एजेंसीज, तो ये हो गई डोरेथा ऑरम की सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। अब हम नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे, अब हम देखेंगे न्यूमैन, बेटी न्यूमैन, जिन्होंने 1971 में स्ट्रेस सिस्टम मॉडल दिया था। अब ये स्ट्रेस सिस्टम मॉडल हम समझेंगे कि जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें हेल्थ, हार्मोनी, बैलेंस, स्टेबिलिटी एंड वेलनेस है। ये क्या एक हेल्दी पर्सन है, ये क्या एक हेल्दी पर्सन है जिसमें हेल्थ, हार्मोनी, बैलेंस, स्टेबिलिटी एंड वेलनेस है। पर क्या होता है, कभी कभी ये इन्फ्लुएंस हो जाता है, किस वजह से? कुछ स्ट्रेसर्स की वजह से। स्ट्रेसर्स में जैसे हो गया इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और एक्स्ट्रा पर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब इन बिटवीन द पर्सनस, ठीक है, पर्सनस के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो स्ट्रेस में है, ठीक। देन इंट्रापर्सनल मतलब पर्सन का खुद के साथ ही स्ट्रेस चल रहा हो कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो ये पर्सन अपने आप को सेल्फ डाउट करता है, और उस वजह से उस पर क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिसे हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल। देन नेक्स्ट एक्स्ट्रा पर्सनल। एक्स्ट्रा पर्सनल का मतलब होता है कि लाइक किसी एनिमल्स के साथ, ह्यूमन का एनिमल्स के साथ स्ट्रेस। जैसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे वॉक पे जा रहा है कोई पर्सन और वहाँ पर उसे डॉग से फियर है, तो वो उसी डर में रहता है और उस वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। अब जैसे हम स्ट्रेस में देखेंगे, ये तो हमने स्ट्रेसर्स देखे कि वो कैसे पर्सन की हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें हमने देखा ये एक हेल्दी पर्सन है जिसमें प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन और थर्ड है टर्शरी लेवल प्रिवेंशन। अब जैसे हमने कम्युनिटी में पढ़ा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसी टाइप से है कि जो स्ट्रेस है वो किस किस लेवल पर जाकर पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो फर्स्ट हम देख रहे हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, जो फ्लेक्सिबल लेयर ऑफ डिफेंस है, ठीक है, प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है जो फ्लेक्सिबल लेयर है। सेकंड है सेकेंडरी प्रिवेंशन, ये जो मिड में आप लाइन देख रहे हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन है, जिसमें नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस, इसमें नॉर्मल लाइन है, फर्स्ट है फ्लेक्सिबल, सेकेंड है नॉर्मल लाइन जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन, और थर्ड है टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन इट मीन्स ये कोर है, बेस में, तो लाइन ऑफ रेसिस्टेंस की, ये हो गया टर्शरी प्रिवेंशन। तो इसमें क्या हो गया कि लेवल एक जो स्ट्रेस है वो किस किस लेवल पर पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, या टर्शरी लेवल पर। तो ये जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? बेटी न्यूमैन ने दिया था 1972 में, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस सिस्टम मॉडल, ठीक है। ये आ गया आपका स्ट्रेस सिस्टम मॉडल। अब हम नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे, सिस्टर कैलिस्टा रॉय, जिन्होंने क्या दी थी? एडेप्टेशन मॉडल दिया था 1979 में। इनका कहना था कि जो एडेप्टेशन मॉडल था बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, जो डिफेंस इंटरडिपेंडेंट एडेप्टिव मॉडल है। अब ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसको हम देखेंगे, इस मॉडल में समझेंगे। जैसे फर्स्ट हो गया स्टिमुला एडेप्टेशन लेवल, जिसे बोलते हैं इनपुट। इनपुट मतलब अंदर एंट्री करना है ना, तो स्टिमुला एडेप्टेशन लेवल की कोई स्टिमुलाई है, उसने कैसे इन्फ्लुएंस किया बॉडी में, मतलब पर्सन को। या हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, जैसे इम्यूनिटी है, किसी भी पर्सन की इम्यूनिटी है, वो कैसे फाइट करती है, कैसे वायरस बॉडी में अटैक करता है, उसका एक एग्जांपल साथ में लेके मैं एक्सप्लेन करूँगी बाद में। पहले आप समझना इनपुट। इनपुट में स्टिमुला एडेप्टेशन मॉडल, सेकेंड है कंट्रोल प्रोसेस। अब इसमें क्या होगा? कोपिंग मैकेनिज्म। अब जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो उसमें पर्सन क्या करेगा? उस प्रॉब्लम के साथ कोप करने, उसको रेगुलेट करने में, उसको कंट्रोल करने में पूरा ट्राई करेगा, एफर्ट्स लगेगा कोप करने में, वो करेगा। देन नहीं हो पा रहा, देन उसको कोग्नेटर इट मीन्स पहचानेगा कि एक्चुअल में इसको कंट्रोल कैसे करना। अगर ये नहीं हो रहा है तो मैं ये और ट्राई करूँ, इसको है क्या, इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो वो कोप करने की प्रोसेस करेगा, मैकेनिज्म जिसे हम बोलते हैं कोपिंग मैकेनिज्म, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल प्रोसेस, ठीक है। इस कोपिंग मैकेनिज्म होता है एक तो रेगुलेटर और दूसरा होता है कॉग्नेटर, ठीक है। देन थर्ड होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन में इफेक्टर, कि ये करा, उसने ट्राई किया कोप करने का, उसका क्या इफेक्ट हुआ। जैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट, अरे सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या हो गया कि अरे मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ यार, मुझ में ही प्रॉब्लम है, मैं इसको डिफेंस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। या रोल फंक्शन, कि
मैं उसके एबल नहीं हूँ, या मैं प्रॉपर मेरा रोल नहीं है, मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, या एक इंटरडिपेंडेंस, या फिर उसकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है, ये उसको इफेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में सेल्फ कंसेप्ट, रोल फंक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस हो गया। देन इसका क्या होता है कि जब वो डिपेंड हो जाता है, एक तो क्या एडेप्टिव और इनइफेक्टिव। एडेप्टिव मतलब वो एडेप्ट कर दिया कि उस प्रॉब्लम से ओवरकम हो गया। दूसरा इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स, कि वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, उसका कुछ इफेक्ट दिख रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं आउटपुट। तो ये हमने देखा इनपुट, कंट्रोल प्रोसेस, इफेक्टर एंड आउटपुट। अब इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इम्यूनिटी हो गई, या कोई बैक्टीरिया हमें अटैक करता है, तो वो उसका इनपुट हो गया, ठीक है। वो स्टिमुलाई ने हमें अटैक किया, फिर हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करने की कोशिश करती है, उसको रेगुलेट, उस पर हावी होती है ना। हमारी बॉडी के जो फेगोसाइट्स है वो उस पर अटैक करते हैं कि हाँ ऐसे करना है, उसको पूरा कोशिश करते हैं उसके अगेंस्ट फाइट करें, जिससे क्या होता है कि फिजिकली हम क्या होता है कभी तो उसको ओवरकम कर पाते, पर कभी क्या होता है हमें सिम्टम्स के रूप में, जैसे फीवर हो गया, ये हो गया, फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया, ऐसे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इतना प्रॉपर वे में फाइट नहीं कर पाती। अगर उस पर फाइट कर लिया तो अडॉप्ट कर लिया, इट मीन्स अगर नहीं कर पाया तो वो इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स में दिखेगा। जैसे कि मान लो बॉडी पेन है, फीवर है ना, तो वो फिर हमें क्या होगा आउटपुट के रूप में दिखाई देगा। तो एक ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था समझने के लिए। तो ये हो गया हमारा सिस्टर कैलिस्टा का रॉय एडेप्टेशन मॉडल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट करिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो मैं उसे क्लियर कर सकूँ। देन अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट थ्योरी है हमारी इमोजिन एम किंग। इन्होंने एक थ्योरी दी थी 1971 में, थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट। इसमें थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट में हम देखेंगे कि जैसे मान लो पर्सन हो गया, इसमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमने डिज़ाइन किया, जैसे पर्सनल, इंटरपर्सनल एंड सोशल सिस्टम। हर एक पर्सन अपने आप में होता है, उसकी अपनी कुछ कंसेप्ट होते हैं, सेल्फ रूल होते हैं, उसकी सेल्फ की कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, खुद की बॉडी इमेज होती है, पर्सनल स्पेस। ये मतलब रिलेटेड टू सिर्फ ओनली ऑन पर्सन सेल्फ का है। देन सेकंड होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब वो पर्सन टू पर्सन, लाइक वो एक फैमिली में रहता है, इंटरेक्शन होता है। फर्स्ट हो गया इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेट करता है, उसका अपना एक रोल होता है, लाइक फादर मदर, जिसकी फादर हो गया बनता है, मदर बनती है, कभी डॉटर, उसका वो एक रोल प्ले करता है। देन क्या होता है कि इंटरपर्सन, उस वजह से क्या होता है कि कुछ स्ट्रेस भी क्रिएट होता है ना, तो वो हो गया इंटरपर्सनल। देन हो गया सोशल सिस्टम। अब सोशली जैसे क्या हो गया, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अथॉरिटी हो गई, पावर हो गया, कंट्रोल, उसको जैसे मान लो कंट्रोल, जैसे फैमिली में बच्चे होते हैं, कोई भी होता है, सोसाइटी में रहते हैं, तो कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको कंट्रोल करने की। डिसीजन मेकिंग है, स्टेटस है ना, कि पुअर है, रिच है, आप है, तो ये सारे क्या होते हैं सोशल सिस्टम होते हैं, जो पर्सन को कहीं ना कहीं क्या करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं, या पर्सन उसको पाने के लिए हमेशा एक गोल में अचीव करना चाहता है ना। तो इसमें 3 हो गए। इमोजिन एम किंग की 1971 में थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट थी, जिसमें पर्सन का अपना सेल्फ होता है, सेकंड है इंटरपर्सनल, पर्सन टू पर्सन, और सोशल सिस्टम, वो एक सोसाइटी में रहता है तो वो उसके अकॉर्डिंग प्ले करता है। तो ये हो गया पूरा इमोजिन एम किंग की थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट। लास्ट थ्योरी रोगर्स की है। रोगर्स का फुल नेम है मेराथा ई रोगर्स ने 1970 में एक थ्योरी दी थी, एनर्जी फील्ड थ्योरी। ये जो एनर्जी फील्ड थ्योरी है, इसमें इनका कहना है कि इसके पीछे एक बेसिक कंसेप्ट क्या है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ किसी न किसी टाइप की एक एनर्जी होती है जो हमें क्या करती है, पर्सन को इन्फ्लुएंस करती है। आप लोगों ने सुना होगा, बोलते हैं कि जनरली नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है ना। तो वो एनर्जी है, उसका एक पर्सन के साथ क्या होता है, कनेक्शन होता है, एक फील्ड होता है, तो जिसे बोलते हैं एनर्जी फील्ड है, जो हमारे सराउंडिंग में है। ओपननेस, वो क्या है, ओपन है, ठीक है। कि इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो एनवायरनमेंट को अपनी एनर्जी देता है, या एनवायरनमेंट की एनर्जी अपने अंदर लेता है, तो वो उसके लिए ओपन है, ठीक है। वो अपनी एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। देन है पैटर्न की, अब वो जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है वो किस पैटर्न में हो रही है, और 5 डायमेंशन की उस एनर्जी के बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं। कि कभी एनर्जी जैसे कभी कोई एनर्जी है कि वो इस पॉजिटिव एनर्जी है तो वो सबको सराउंडिंग में स्प्रेड हो रही है, या नेगेटिव स्प्रेड हो रही है, या नेगेटिव कम हो रही है। तो ये अलग अलग क्या होते हैं, एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं। तो इनका कहना है कि हर पर्सन जो होता है उसके पीछे एक एनर्जी वर्क करती है, ठीक है। तो इसलिए इसे बोला गया एनर्जी फील्ड थ्योरी, जिसे रोगर्स, मेराथा ई रोगर्स ने दी थी 1970 में। और इसका मैं इसमें 4 हैं कंसेप्ट, एनर्जी फील्ड, ओपननेस, पैटर्न और 5 डायमेंशन। तो ये हो गई हमारी सारी थ्योरीज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा,
कमेंट करिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए से और इजी वे में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।